नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज दर्शकों हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी राम राम, स्वागत है। जय हो, जय श्री राम, जय 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 श्री सिया राम। राम। और इसी के साथ दर्शकों स्वागत कर लेते हैं पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राम राम भाई जी। जय सिया राम। दर्शकों, संदीप आर के सिंह साहब को आपने प्रारब्ध के इस मंच पर बात करते हुए सुना है लोगों से। आज हम इनसे बात करेंगे। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर, सभी अग्रजों को प्रणाम। राम राम जी दर्शकों, जिस सभ्यता से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की है, लेकिन बात हम कर रहे हैं बदतमीजी पर। बदतमीजी राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सो कॉल्ड न्याय यात्रा जब से उत्तर प्रदेश चंदौली के रास्ते से उत्तर प्रदेश में घुसी है, वो लगातार बदजुबानी करते जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा बनारस पहुंच के उन्होंने राम मंदिर के हवाले से बताया कि वहां अमिताभ बच्चन नाच रहा था, वहां पर ऐश्वर्या राय का नाच हो रहा था। इस तरह की भाषाओं पर उतारा है। और अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट छोड़ के भागने के बाद जब राहुल गांधी यात्रा लेके रायबरेली पहुंचे तो वहां एक पत्रकार ने जब उनसे कुछ सवाल पूछा तो पहले उन्होंने एक बार फिर भाषाई मर्यादा और अपनी छोटी सोच का परिचय दिया और पूछा कि तुम्हारी जात क्या है। जाति हम नहीं कहेंगे, बहरहाल जो सच है खबरों में है। यादव उनकी जाति थी पत्रकार की। और उनके इतना कहने के बाद ही राहुल गांधी ने बाकायदे अपने कांग्रेसी गुर्गों से उस पत्रकार को पिटवाया। इसी बीच में वो सुल्तानपुर भी गए। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन सुल्तानपुर वो यात्रा लेके नहीं गए थे। सुल्तानपुर वो गए थे अमित शाह को बदजुबानी करने। 18 में, सन 2018 में उन्होंने अमित शाह के खिलाफ बदतमीजी भरी बातें की थी। मानहानि का एक मुकदमा जहां से 25-25 हजार की 2 जमानत देकर रिहा हुए हैं। तो एक जमानत और बढ़ी राहुल गांधी के हिस्से में। बाबा जी, राहुल गांधी इतने बदजुबान और इतनी बदतमीजी भरी भाषा पर क्यों उतर रहे हैं, वह भी राम मंदिर का जब वो संदर्भ देते हैं उसके बाद। तो राम से उनकी और उनकी पार्टी, उनकी माताजी कांग्रेसी आला कमान की नफरत तो जग जाहिर है, लेकिन अब ये कौन सा भाव है जो उनको सड़कों के बिल्कुल सड़क छाप गुंडे की भाषा पर उतार रहा है राहुल गांधी को? सर बात यह है कि अगर आप जिस ऑडियंस को संबोधित करते हैं, समझदार आदमी आज के जमाने में वही भाषा न बोलेगा। भाई मेरी बहुत सारी एक क्लाइंट, मेरी जो व्यूअरशिप है वो हरियाणा से है, इसलिए मैं हरियाणवी लहजे में बात करता हूं, मेरी मजबूरी है। आज आप मेरे एक काम करिए, 10-20-25 लाख श्रोता जो है गाजीपुर जिले के आसपास पूर्वांचल में तैयार कर दीजिए तो मैं भोजपुरी बोलने लगूंगा। सर किस किस वोटर को एड्रेस कर रहे हैं राहुल जी? सर ये यात्रा, न्याय यात्रा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए निकाली गई है। आप ही ने टाइटल दिया था ना, मियां यात्रा है। आप ही के प्रारंभ चैनल का ये टाइटल है वो उस वीडियो का। तो सर बात यह ना, इनको एक बात अच्छी तरह मालूम है कि हिंदू वोट इनको नहीं मिलेगा। सर 19 सीट मिली है, जिसमें से पिछले चुनाव में 13 सीट पे जमानत जब्त हुई है कांग्रेस की। 17 सीटें मिली हैं सर यूपी में। 17 मिली है। अच्छा चलिए, 17 में से 13 पे जमानत जब्त हुई है। जिन 2-3 पे जमानत जब्त नहीं है वो है, उनमें से एक अमेठी है, एक रायबरेली है, एक शायद पीएल पूनिया जहां से लड़े थे बाराबंकी से, वहां भी जमानत जब्त इनकी नहीं है जहां तक मुझे याद आता है। तो सर जमानत जब्त पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने के लिए उतरी है और उसको अच्छी तरह मालूम है। अच्छा अखिलेश ने पैक्ट किया क्यों है? सर अखिलेश ने सिर्फ इसलिए पैक्ट किया कि उनको इबारत दीवार पे साफ लिखी हुई दिख रही है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाएगा, जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं आज, अगर वायनाड से लतिया दिए जाएंगे, अगर हो सकता है कुछ समझौता कर ले या कुछ हो जाए, तो राहुल गांधी विल गो फॉर अनदर सेफ सीट। और यहां पे सेफ सीट को मुस्लिम बहुल सीट चुना पड़ा जाए। तो सर उनको अच्छी तरह मालूम है हिंदू वोट नहीं मिलना है, और मुस्लिम वोट को अट्रैक्ट करने के लिए सर, अगर
बदतमीजी भरी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो सर उनको अगर संस्कृत के सुभाषित और श्लोक और वेद मंत्र सुना के अट्रैक्ट करेंगे तो सर वह वोटर इसी भाषा से अट्रैक्ट होगा। और राम मंदिर न जाकर कांग्रेस पार्टी ने, इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव। दे आर आइंग ऑन मुस्लिम वोट in the country, not only UP, right from Karnataka, Telangana, Maharashtra, Rajasthan, MP, everywhere, वो इस वक्त नंगा होके मुस्लिम वोट अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भाषाई मतलब मर्यादा त्याग देना तो बड़ी मामूली बात है सर उनके लिए। और एक चीज, अगर उनको ऐश्वर्या राय से और अमिताभ बच्चन से इतनी दिक्कत है तो जया जी को आप तमाम पार्टी को नाराज करके भी राज्यसभा में पहुंचा रहे हैं, क्या मजबूरी भैया? जया जी, आज समाजवादी पार्टी का कैडर एक ही बात तो पूछ रहा है कि आखिर जया भादुड़ी कौन सा वैल्यू एडिशन कर रही हैं हमारी राजनीति में, हमारे वोट बैंक में, हमारे नैरेटिव में? आखिर वो औरत करती क्या है? अमिताभ बच्चन की बीवी है ना। अमिताभ बच्चन को गरिया रहे हो क्योंकि वो राम मंदिर गए थे। जी सर, सिर्फ इतना ही कहना है मुझे। जी बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। और प्रारब्ध के इस मंच पे हो चाहे आपके यहाँ हो, हम लोगों ने जब भी कांग्रेस और 2024 के चुनाव की बात की है तो बड़े साफ तौर पर ये निष्कर्ष निकाला है और उसको तथ्यों के साथ, वो वीडियोस भी दर्शकों ने जरूर देखा होगा कि वाकई 2024 के चुनाव में कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का एक झुकाव देखा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं, पुष्कर दा, मैं ये सवाल लेके आपके पास चलूंगा। मैं चाहूंगा कि पहले तो राहुल गांधी की मानसिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था उनकी कहां पहुंच गई है ये तो जग जाहिर है, लेकिन उनकी खुद की मानसिक अवस्था कहां पहुंच गई है कि वो इस तरह की बदजुबानियों पर आ गए हैं। इसको एड्रेस करने के साथ ही साथ जो एक बात निकल के आ रही है बार बार कि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का झुकाव बढ़ रहा है, ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने, जो अंतिम समय तक माना जा रहा था कि गठबंधन नहीं हो पाया था, दोनों के नहीं हो पाएगा, दोनों के तेवर अलग अलग थे, लेकिन गठबंधन हो गया। बहरहाल, क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस और सपा में से ज्यादा फायदा, मैं सीट जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम वोटों का ज्यादा फायदा कौन उठा पाएगा अगर कांग्रेस और सपा एक साथ यहां जैसा कि लड़ते हुए दिखाई दे रही है? इन दोनों बातों को जरा एड्रेस करें पुष्कर जी। देखिए, पहले तो इस बात पर जाते हैं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली है और उत्तर प्रदेश जब चंदौली के रास्ते प्रवेश किया है, उसके बाद उनका जो है नए कलेवर के राहुल गांधी सामने आए। ये बात सही है कि उनकी बेसिकली न्याय यात्रा मियाँ यात्रा रही, और ये जो है जब से चालू हुए है, इनका पूरा उद्देश्य भी यही है कि उनको जो है जहां जहां जा रहे हैं वहां जो है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको जो है कॉन्सोलिडेट करना है अपनी तरफ। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी प्रवेश किए तो बिहार से प्रवेश किए, और जब उत्तर प्रदेश में आए तो उनको करंट लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और राहुल गांधी का जो थिंक टैंक है वो थिंक टैंक है इस वक्त जो है लेफ्ट लिबरल। वही उनकी स्पीचेस लिखता है, वही उनको ज्ञान देता है, और लेफ्ट लिबरल के लिए मोदी से ज्यादा यदि किसी से घृणा है वो योगी जी से। तो ये जो घृणा का भाव है वो जो है वो भाषा में आया। फिर दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जो है जब वहां आते तो वो उस प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं जो इनकी खानदानी जागीर रही, जो प्रदेश जहां से जिस प्रदेश से लड़के इनके नाना मतलब कि नानी के दादी के फादर नेहरू, इंदिरा, संजय, राजीव और स्वयं इनकी माँ, ये सब लोग वहां से जीतते रहे।
तो वहां पे आगे तो पहला तो उनको रियलिटी चाहिएगा, उनको घृणा का भाव उसके अंदर। दूसरा भाषा की मर्यादा, क्योंकि जो है लेफ्ट को, लिबरल को योगी से इतनी वो है, घृणा है, तो उनको लगता है कि वहां पर जाकर उसी लंठई से बात करेंगे, उसी भाषा में बात करके जो है उसको भाषा में लाएंगे, ताकि जो है योगी जी से प्रतिक्रिया या उत्तर प्रदेश के भाजपा से प्रतिक्रिया उन्हीं के लेवल की है, जो कि नहीं आया। फिर इनको ये भी है कि इनका मूल उद्देश्य जो है, जहां एक तरफ जो है मुस्लिम वोट का 100% अपनी तरफ खींचना, वहीं पे इनका ये भी प्रयास है कि अपने कर्तव्यों से, अपने व्यवहार से ऐसा विष फैले, ताकि जो है उसका जो है परिणाम स्वरूप जो है उसका जो है सड़क पे इसका असर दिखे। सड़क पे क्या दिखे? उपद्रव, घेराघारी, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, जो ये शुरू से करते आए। जब ये आसाम में गए थे, आसाम में भी इन्होंने यही किया था कि उनका पूरा प्रयास जो है राहुल गांधी का ये था कि वहां पे 2 लाठी इनको पड़ जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए, और ये पूरा इसे प्रोवोक करते हैं, लेकिन वहां पर सफल नहीं हो पाए। बिहार में बड़ी वाला मामला था। बिहार में किसके साथ थे? तेजस्वी यादव से थे, लालू परिवार के साथ थे। तो यदि लेफ्ट लिबरल के बाद जो है सबसे ज्यादा घृणा पे भाजपा या जो इसको करता है, वो करता है रजद, लालू परिवार। ये इनका साथ रहा तेजस्वी से, तो ये अपडेट होकर तेजस्वी से जो है इन्होंने अपने कदम रखा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इसीलिए देखिए आप जो है, जब रायबरेली में जो जाति वाली बात उनका था, वैसे तो झुंझुना पकड़े हुए हैं कई महीनों से, हमेशा जाति का जो है की ही बात करते हैं। तो वहां पे जाति पूछने का मकसद भी सिर्फ यही था। ये उनका दुर्भाग्य था कि जिससे पूछ रहे थे वो यादव निकले, लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको तो कल जहद बोलना है। तो मैं तो समझता हूं कि इसके पीछे जो है केवल और केवल राहुल गांधी का, कि यहाँ पर केवल उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मर्यादित है कि नहीं, मर्यादा से उनको कोई लेना देना नहीं। वो आखिर में एक ऐसी डायनेस्टी के आखिरी चश्मो चिराग है, जो कि जन्म से एक तो पूर्णतः भारतीय नहीं है, माँ इटालियन है, फिर जब पैदा हुई तब भी भारत, उसकी माँ जो थी सोनिया गांधी, वो इटालियन ही नेशनलिटी की थी। उसका जो है किसी तरीके से भारत की संस्कृति, सभ्यता या सदाचार, उससे कोई उसका लेना देना रहा ही नहीं। बेसिकली ये उन लोगों में से है कि मैंने, क्योंकि अपने जीवन में 70 के 80 दशक में देखा है कि जब 56 में जब जमींदारी उन्मूलन जब हो गया, तो उसके जो चश्मो चिराग जो 70 और 80 दशक में दिखते थे, उनमें जो है जो कुछ नहीं कर पाए, केवल बाप का दादा के नाम पे थे, कोई राय साहब था, कोई राव साहब था, कोई राजा जी थे, वो जो जिस तरह का व्यवहार जो है अपनी विक्षुप्ता में, अपने वितृष्णा में, अपने कहना चाहिए कि एक दम्भ भरे अहंकार में, और साथ में इसका डर भी कि वो नहीं है जो है, वो दिखावा। तो राहुल गांधी जो भाषा का मर्यादा खोई है, जो कर रहे हैं, उसके पीछे का डर भी है कि ये आखिरी चांस है, आखिरी मौका है, ये जहां पर ये कुछ जो है परिवर्तन ला सकते हैं, अपने फॉर्च्यून को बदल सकते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि 2024 के बाद जो है इनके पास राजनीतिक धरा तो छोड़ दी, इनके पास जो है बाहर सांस लेने की भी इनके पास छूट नहीं होगी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का केस सामने है, जिसको कि भारत की सरकार जो है जानबूझ के अब तक टालती रही। लेकिन 2024 में 2/3 बहुमत प्राप्त करने के बाद ये निश्चित मानी कि ये जो है नेशनल हेराल्ड केस या बाकी और केस में, जिसमें 100% इनके परिवार समेत को जेल जाना, या तो जेल चले जाएंगे या हो सकता है भाग जाए, ये अलग बात है। तो ये सारे डर, अब जहां तक आपका आया सवाल जो आपने पूछा था कि सपा और ये दोनों मिल गए हैं तो मुस्लिम का, उस पर पुष्कर हम बाद में आएंगे। जरा संदीप जी से मैं यही बात लेके एक उनका इंट्रो कमेंट लेता हूं। देखिए, अभी बाबा जी ने कहा, संदीप जी, कि मुस्लिम वोटों को ही एड्रेस करने निकले हैं, इसलिए वो अपनी टारगेट ऑडियंस के अनुरूप ही भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। पुष्कर जी ने भी जो कहा कि चूंकि उनको वो अहंकार है, दम्भ है कि वो एक डायनेस्टी से आते हैं, जिसको मैं लोकतंत्र का राजवंश कहता हूं, तो एक वो भाव है। अब यहां पर क्या कहीं संदीप जी फ्रस्ट्रेशन भी है
कि 2024 ये अंतिम मौका है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। 2024 के बाद जिन स्थितियों के बदल जाने की बात पुष्कर जी कर रहे हैं, वो भी सामने बात है। तो क्या ये राहुल गांधी की कीज है, फ्रस्ट्रेशन है, अवसाद है, जिसकी वजह से वो पजामा फाड़े बिल्कुल नंगा दिखाई दे रहे हैं जबानी? सर आपका जो पहला सवाल था वो ये था कि उत्तर प्रदेश में घुसते ही इतनी बदजुबानी क्यों होने लगी। ठीक है, अमेठी में देखिए होता क्या है ना, जो राज परिवार से आता है, राहुल गांधी की उम्र आज की डेट में 52-53 साल होगी। सन 2014 तक वो घोषित थे कि वो एक किसी न किसी दिन वो राजा बनेंगे ही बनेंगे। आपको क्या लगता है 2014 तक उनके आसपास के लोगों ने, जब उसकी उम्र 44-45 साल तक रही होगी, तो आप सोचिए 44 साल बचपन से लेकर आज तक 44 साल की उम्र तक उसको सिर्फ ये एहसास दिलाएगा कि बेटा तेरे को राजा बनना है और तुम किसी को कैसे भी ट्रीट कर सकते हो, डजंट मैटर। अभी एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें वो कमलनाथ को फोन कर रहे हैं, और ये कुछ साल पहले की है, कि कमलनाथ को पब्लिक में अपने और स्पीकर पे फोन जो है सबको, हाय कमल, व्हाट आर यू डूइंग, दिस दैट, और वहीं पे ऑर्डर देके कि ये होना चाहिए, ऐसे करवा देना। एंड एवरीबडी इज लिसनिंग टू देम, जो थिंक टैंक उनके साथ बैठा हुआ है, और ये कमलनाथ को ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो उनके कम से कम दुगनी उम्र का है। ठीक है, ये इन लोग को बचपन से लालन पालन किया जाता है। अमेठी में क्या हुआ, अभी मैं लालन पालन पे आऊंगा। अमेठी में क्या हुआ इनके साथ, एक दम्भ होता है सर कि गुलाम सर उठाएगा सर हमारे सामने। अमेठी में इनको जनता से वो बिहेवियर 2019 तक जो बिहेवियर मिला उसका उलट मिला होगा, या कम से कम वो रिएक्शंस नहीं मिले होंगे श्रद्धा भाव वाले या प्यार मोहब्बत वाले, या जैसे वहां की जनता इनको पूजती थी या जो भी करती थी। सडनली दे आर सीइंग कि चलो इनडिफरेंस, नफरत करो सर वो भी चलता है, नकारो तो मत। नकारने से बहुत नफरत हो जाती है, नकारने से दिल में बहुत चोट लगती है, वो निकल के आ रहा है पहला। दूसरा सर, ये आज के बदतमीज नहीं है, नेताओं के सारे बच्चे, और मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेट्स, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अधिकांश बच्चों को बचपन से बदतमीज, या तो वो जो लालन पालन जो उनको माहौल दिया जाता है उससे या तो ये बदतमीज हो जाते हैं या बहुत दब्बो किस्म के होते हैं। ज्यादातर ये बदतमीज हो जाते हैं, इनके पास सब्सटेंस नहीं होता, तो इनको लगता है कि हमारा जो व्यवहार है उसी से हम अपनी एक सत्ता बनाए रख सकते हैं या हमको जो चलाना है, और ये इसको सर उसके आसपास के लोग होने देते हैं। अब छोटी सी घटना आप लोग को याद होगी, अखिलेश यादव एक क्रिकेट मैच खेलते थे IAS 11 के साथ में, CM 11 वर्सेस IAS 11। जिस IAS अधिकारी ने, सर सेक्रेटरी लेवल का आदमी था, बॉलिंग की और अखिलेश यादव की विकेट उड़ गई, और वो सर पकड़ के बैठ गया कि हे भगवान ये मैंने क्या किया है। और अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच हुआ करते थे, छक्के पे छक्के मारते थे। सर बचपन से इन लोगों को क्रिकेट ऐसे ही खिलाई जाती है, पुलिस वाला हो घर का या गार्ड हो या माली हो, ये 2 साल 4 साल 5 साल जब से बैट पकड़ते हैं, बैट ही पकड़ते हैं, बॉलिंग वॉलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब तक मन करता है बैटिंग करते हैं, फिर घर में चले जाते हैं, मम्मी बुला लेती हैं, जो भी है। इनके आसपास लोग ऐसे लोग होते हैं जो इनको, मतलब इनसे फेवर लेने के, कि ये जब बड़ा होगा तो मैं इससे 4-5 फेवर ले पाऊंगा या मैं संबंध रहूंगा, तो मैं, कांग्रेस दलाल प्रवृत्ति है ना सर, कि करीब रहेंगे, एक्सेस वाली बात थी। तो कांग्रेस का पूरा नेचर दलाल प्रवृत्ति का रहा है, तो लोग इनको, जितने नेताओं के बच्चों, किसी एक की बात नहीं, और सारे बदतमीज। अभी मैं पूरी एक लिस्ट देता हूँ आपको किसके क्या शब्द रहे हैं, और बहुत समय भी नहीं लूंगा आपका। पॉइंट इज, इनको 40-45 साल तक जब तक ये एहसास दिलाया जाता कि तुम ही राजा बनोगे, तुम बदतमीजी कर लो चलेगा। अमेठी में तो इनके 2-4 घटनाओं का भी जिक्र है, ये व्यभिचार में भी थे, वो बात हट गई है, दर्शक हमारे जानते होंगे, या कोई आप लोग सुधीजन उसका जिक्र कर सकते हैं। ये एंटाइटलमेंट होता है कि हम कुछ भी गंदा करके निकल सकते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया में बात आ जाती है, अदरवाइज आदत यही है, ये अपनी आदतों के शिकार है। दूसरा, आप ऊपर से तेजस्वी यादव बदतमीज नहीं है, खुलेआम धमकी देते हैं, तेज प्रताप यादव नहीं है, उदयनिधि स्टालिन नहीं है क्या, अजीत पवार भी कह चुके हैं कि बांध में पानी नहीं है तो मैं क्या, यू नो व्हाट ही सेड। ठीक है, किस नेता के बच्चे ने पब्लिकली बदतमीजी नहीं की है, या तो अय्याशी की है या बदतमीजी की है। और ये भाई गांधी परिवार ही तो वो जड़ है ना, वो बीज है जहां से कि डायनेस्टी ही रूल करेगी भारत पे, भारत के प्रदेशों पर। ये जो बात समाज में
छोड़ दी गई और समाज ने मान लिया 60-70 साल में कि एक परिवार ही रूल करेगा। वो पहले लोग देश पे करते थे, बाकी प्रदेश में एक एक परिवार ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो ये तो 14 के बाद परिवर्तन हुआ है ना, कि हाँ एक, या अटल जी के आने के बाद कि चलो भाई एक ऑल्टरनेटिव्स भी लगातार रूल कर सकते हैं। मोदी जी ने बहुत तगड़े से सीमेंट कर दिया कि कहीं से आया हुआ कोई गरीब परिवार का बच्चा भी अगर मेहनत करता है तो वो एक सत्ता के ठीक सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है। मैं ठीक बस एक बात कहूंगा सर, एक बात संदीप और, जी, नहीं संजय नहीं, गांधी भी बदतमीज आप थे। ही बोलिए, जी आप ही बोलिए, एक सेकंड। जी। आपने अच्छी खासी फेहरिस्त गिनाई और बड़े हम्म उदाहरण, बड़े फैक्ट और फैक्चुअल के साथ, कि जहां भी ये लोकतंत्र के राजवंश जीवित होते हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो, चाहे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हो, तो इनकी नरिशिंग ऐसा ही होती है और ये स्वभावगत अपने आप को राजा समझते हैं, वो ठीक बात है। अब जी ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ मैं चाहता हूं बड़ी जल्दी से इस बात को समेटिएगा कि क्या कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए राहुल गांधी एज ए कांग्रेस पार्टी के सर्वा मालिक, पीएम का ख्वाब देखने वाले, उनका फ्रस्ट्रेशन भी है, वो जान रहे हैं कि 2024 के रिजल्ट क्या आने जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में कपड़े फाड़ रहे हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन भी कहीं है कि केवल दंभ और अहंकार ही है? सर, फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा मोटिव है जो बाबा रामदास जी ने बताई। इनकी लड़ाई अभी आपस में चल रही है सबकी, और सबका जो है इन सारे डूबते हुए जहाजों का एक ही तिनका है, वो है मुसलमान वोट बैंक। और मुस्लिम वोट बैंक की आखिरी उम्मीद राहुल गांधी है। कुछ दिन पहले मैंने स्वयं बनारस में देखा था, जिस दिन ये आ रहा था, मैं दर्शन करने गया था काशी विश्वनाथ। ये विशुद्ध मियाँ यात्रा थी सर। इस बात ये नहीं है जो बाबा जी ने कहा, वो एकदम सत्य बात है कि राहुल गांधी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक भी सिर्फ इन्हीं के भरोसे है। मैं संदीप और जी फिर मुस्लिम, आपसे कहता हूं कि बस, क्या फ्रस्ट्रेशन का भी कोई लेवल है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं है सर? फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं ठीक है? इनको 2029 भी दिख रहा है ना। इनको पता है कि ठीक भाई जीवन रहेगा हमारा, वोट बैंक रहेगा तो हम रह लेंगे। ठीक और ठीक। फ्रस्ट्रेशन तो है, अमेठी की जनता ने जो इनको तज दिया, हम्म। जहां से आप 45 साल की उम्र तक परिवार परिवार था, जो भी था, ये जाते थे राजा महाराजा की तरह, वहां सारा सम्मान मिलता था। वो आज अब नहीं कोई घास डालने नहीं जा रहा। है, क्यों बिल्कुल। नहीं होगा अच्छा फ्रस्ट्रेशन? बाबा जी, बिल्कुल होगा। संदीप 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 जी ने जो बात कही, बाबा जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, तो इन्होंने एक बात कही कि ये भी हो सकता है कि चंदौली से निकल के और जब ये अमेठी तक पहुंचे, तो आपने खबर पढ़ी होगी कि ये जहां जहां पहुंच रहे हैं, वहां वहां स्थिति ये हो रही है कि कांग्रेस के बड़े से छोटे लीडर छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं। ये अमेठी जिस दिन पहुंचे तो बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने जो है जाके भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो संदीप जी की बात में एक बात समझ में आई कि वो एक गाने की लाइन मुझे याद आ रही है, कि तुम मुझको ना चाहो तो क्या, कोई बात नहीं, तुम फलाने को किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो ये भाव ऐसे में क्या राहुल गांधी 2024 की लड़ाई मुसलमान वोटों पर सवार होकर जीत लेने की संभावना देखने के मुगालते में है, या 2024 की लड़ाई छोड़ के, जैसा संदीप ने कहा कि ये 2029 पर नजर लगाए हुए हैं कि यही एक तिनका है जिसके सहारे हम आगे की राजनीति करेंगे? बाबा जी। सर, आपको मधुमक्खी पालन का वैसे अनुभव तो नहीं होगा, हालांकि पाली तो मैंने भी नहीं है, पर जिन दिनों सर फूल नहीं होता है ना प्रकृति में, उन दिनों मधुमक्खी को उसके नेस्ट के पास एक कटोरी पानी में, एक कटोरी में 1 चम्मच चीनी और पानी रख दिया जाता है कि चलो शहद चाहे न बनाए, जिंदा तो रहेगी। तो सर इस समय ये तमाम रीजनल पार्टीज वो अपने घोंसले के पास 1 चम्मच चीनी रख के सबसे पहले तो जीवित रहने का उपक्रम कर रही हैं। दूसरी बात, मैं सर अपने, जब से मैंने होश संभाला है और समझना शुरू किया है, मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां मुख्य पार्टियां या मुख्य प्लेयर्स जो है वो सीट काउंट पे फोकस न करके वोट परसेंटेज पे फोकस कर रहा है। अखिलेश को अच्छी तरह मालूम है कि खाता सुतार खाइए तो नहीं हो, खुली खुली तो एक आख सीट मिल सके ले। कांग्रेस को पता है खाता नहीं खुलना है, सपा बसपा सबको पता है, पर जिंदा तो रहना है। इसलिए मैं तो, हाँ, आपको याद हो हम लोग ने कई बार ऐसा प्रोग्राम कर लिया सर, जहां हम कह रहे हैं कि सर ये 2029 का पे निगाह रख
के युद्ध ये लड़ा जा रहा है कि इस बार। अच्छा एक बात बताइए ना, जब एमपी हारे तो एक ही आवाज तो आ रही थी चारों तरफ से, अरे तो क्या हुआ, 40% वोट बैंक है, 40% वोट बैंक है। सर वो कैडर को एक हौसला देने का एक वो था कि चलो कोई बात नहीं, सीट नहीं आई तो क्या हुआ। अच्छा सर, बात राजनीति का एक बेसिक सिद्धांत है। अच्छा मैं खुद कहता हूं कि मैं तो कभी भी सीट पे फोकस नहीं करता हूं। राजनीति में सब दिन एक समान नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल हम सत्ता में आ जाएंगे यदि वोट बैंक सलामत रहा तो। सर कांग्रेस की दुर्गति हुई ही इसलिए है कि उसने अपना शी लॉस्ट कोर वोट। तो सर एक मिनट, अब सर यहां पे क्या है कि वो भोजपुरी में एक तो कहावत है ना, भूखा भूखे के साथ जब प्रेम व्यवहार करता है तो दोनों को गश आ जाती है। इसलिए प्रेम भी बहुत महंगा सौदा होता है, ये हम लोग के यहाँ पूर्वांचल में कहते हैं। तो सर यहाँ भूखा भूखे के साथ दे आर मेकिंग लव, प्यार कर रहे हैं, इसलिए सर दोनों को आई हुई है गश। सर एक बात बताऊं आपको, ये अभी भी राहुल गांधी जल्दीबाजी कर गए, नहीं तो इतना प्रेम में छछाए हैं अखिलेश जी, 40 सीट पे समझौता करते, 40 पे। और मैं अभी भी बता रहा हूं कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है आज भी। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, कितनों समझौता कर लें, जहां पर बीजेपी सपा का कैंडिडेट नहीं होगा, जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां अहिर वोट इनको नहीं मिलेगा। ये आज मुझसे लिखवा के ले लीजिए। और ये भी इसी के साथ ये बात बाबा जी, इसी के साथ ये बात भी सही है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पास अहिर वोट के अलावा और कुछ बचा नहीं है। और सर अहिर वोट भी नहीं बचा है। मैं आपको इटावा बेल्ट, इटावा के एक किसान से मेरी परसों बात हुई थी, वो कहता है कि मेरे गांव में 50-50 है। 2019 में हम लोगों ने ग्राउंड पर देखा था 50-50 क्या सर, 60-40 हुआ था, कहीं कहीं तो 70-30 हुआ था। तो सर यादव जो है दे आर रेडी टू ज्वाइन बीजेपी बैंड वैगन। अखिलेश को भी ये बात पता है। एक बात बताइए ना, मेरे जैसे अदना आदमी को जो कितना सीमित, 4 महीने से तो मैं घर से निकल ही नहीं पाया अपनी माताजी के कारण, इसके बावजूद मुझे पता है कि यादव जो है खिसक चुका है। सर इस बार बहुत भयानक आंकड़े आने वाले हैं यादव वोट बैंक के, अखिलेश यादव के लिए मैं आज बता रहा हूं आपको। तो सर इनको पता है कि अच्छा मुसलमान की भी एक दिक्कत है ना सर, आखिर बेचारा जाए तो जाए कहां। अगर टीना फैक्टर का सबसे बड़ा शिकार, देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला जो फैक्टर है, वो बेचारा मुसलमान है। 2019 में इसीलिए घर बैठा था, आखिर जाए कहां और जाए तो क्यों जाए। तो वो कहता काहे झूठ है। अच्छा एक चीज आपको, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको एक डेडलाइन और विस्तार दीजिए, जाए तो क्यों जाए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। और सर एक बात बताओ, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग हमारी मनपसंद पार्टी चुनाव हार जाती है तो हम लोग एक आध घंटा देख के फिर टीवी बंद कर देते हैं, और जब अपनी पार्टी जीत रही होती है तो रात 11 बजे तक विश्लेषण सुनते हैं। और जब अपनी मुझे याद है जब बिहार भाजपा हारी थी तो मैंने 10:30-11 बजे टीवी बंद कर दिया। मैंने कहा अरे कौन मूड ऑफ करने जाएगा यार। जब आप देख रहे हैं कि मोदी सर 370 सीट 400 सीट की बात कर रहा है तो चलो आओ गजल सुने। सर एक बात है, क्या शानदार गाती है इकबाल बानो, आहा। तो सर मैं इकबाल बानो की गजल सुनूंगा कि मैं इनमें से बीजेपी काहे जीत गई 400 सीट, ये विश्लेषण सुनूंगा।
बाबा जी, आपने बिहार चुनाव की जब बात की तो बिहार चुनाव के इलेक्शन के दौरान इस पैनल में मौजूद दो ऐसे व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, दर्शक खुद ही अंदाजा लगाए, दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के फिल्म स्टूडियो में बैठे हुए थे, समाचार चैनलों के स्टूडियो में, और 11, साढ़े 11 या 12 बजते बजते चुपचाप मुंह छुपा के अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और सड़क लिए थे। तो ये ऐसा भी होता है। अच्छा पुष्कर जी, अब मैं इस चर्चा को कंक्लूड करने के लिए आपकी तरफ आऊंगा। संदीप ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी, उन्होंने आप ही की बात को विस्तार दिया कि एक डायनेस्टी और वहां से निकल के आता है। उन्होंने तो एक लंबी फेहरिस्त गिना दी, स्टालिन से लेके बाकी सारा, वो बिल्कुल तथ्यात्मक है, बात समझ में आती है। बाबा जी ने कहा कि वो कटोरे में जो है चीनी घोल के रख देते हैं, और हमको तो लग रहा है जब आप कटोरा कह रहे थे बाबा जी, तो मुझे लग रहा था वो गोल टोपी, उसके नीचे पन्नी लगा के और उसमें जो है थोड़ा सा चीनी और पानी डाल के घोल के रख दिया। तो एक ट्विटर पर मैं घूम रहा था, जो अभी एक्स है, तो इन्होंने कहा ना कि उदाहरण दिया कि दो अंधे, तो एक कमेंट वहां पर मुझे देखने को मिला कि साहब, मैं किन्नर समाज का कहीं से भी निरादर नहीं कर रहा हूं, मुझे माफ किया जाए, लेकिन वहां पर एक हैंडल से कमेंट आया था कि दो किन्नरों की शादी अगर हो भी गई तो औलाद पाने की उम्मीद न करो। तो ये कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेके एक बड़ा रोचक सा कमेंट था जो मुझे याद आया, और बाबा जी ने उसको और उकसा दिया। तो सर ये बताइए, क्या सही में 2024 में ये जो दो किन्नरों की, दो लड़कों का तो पहले ही याराना हुआ था 377, माशाल्लाह अब देश में जो है वो कानूनी भी है, तो दो लड़कों का साथ था, कौन सीट पे बैठा था, कौन डंडे पे बैठा था, वो तो चुनावी नतीजों ने तय कर दिया। तो इस बार ये जो इनका पैक्ट हुआ है 2024 के लिए हुआ है कि किसी 2029 और किसी 2,29,20,29 के लिए हुआ है? देखिए, इस वक्त जो पैक्ट हुआ है वो पैक्ट जो है, देखिए बेसिकली कांग्रेस पैक्ट करना नहीं चाहती थी। मेरा तो जिस तरह का जो व्यवहार कांग्रेस का या राहुल का रहा है, इंडिया इंडिया कहलाते रहे, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास मुझको तो नहीं दिखाई दिया जहां पर जो है अपने जिनसे गठबंधन है उनसे खुल के बात हो रही हो, या फिर जो है जो चाह रहा उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा। तो यहाँ तो अच्छा, उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि जिन जिन से इनका गठबंधन है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक बात हो रही, तो मैं उसी पे आऊंगा। कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक रहा आजाद स्वतंत्रता के बाद से, उसमें एक तो ले गए मायावती, दूसरा ले गए तो मुलायम सिंह। उसके बाद जो जातीय मंडल का आ गया तो वो अलग तड़का लग गया। कांग्रेस जो है अपने मूल वोट को खींचना चाहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में, इसीलिए बसपा से इनका चल रहा था मामला कि कुछ चल जाए हमारा मामला, लेकिन मायावती इसमें श्रूड निकली। मायावती ने उनके संग गठबंधन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो कांग्रेस से वोट बैंक खींच के लाई, उनको डर लगता है कि आज इस तरह की जो भारत की राजनीति चल रही है पूरे भारत में, और जो जिस तरीके से 2024 का चुनाव जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, विशेषतः उत्तर प्रदेश, वहां पर यदि हमने जो है कांग्रेस से जुगलबंदी कर ली तो कहीं ऐसा ना कि लोकसभा में तो गुड़गोबर होना ही होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा की राजनीति है या उत्तर प्रदेश की राजनीति, कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरा वोट बैंक जो मैं खींच के यहाँ से कांग्रेस से लेकर आई थी वो वापस वहां एक बार आ गया तो पुराने घर में रुक रहा जाए। यही है गरिमा अखिलेश के पास भी है। अखिलेश की बुद्धि इतना निशाने में भी रहे, विशेषतः राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने बेवकूफी भरे कहना चाहिए कि राजनीति का अल्पज्ञान कह लीजिए या फिर वही डायनेस्टिक पॉलिसी का अहंकार, ये गलत राज्यसभा के जो अपने हिसाब से आलोक रंजन को, जया बच्चन जी को और एक को है, उन तीनों को, तो उससे भी उनका जो मूल वोटर यादव और मुस्लिम अल्पसंख्यक वो नाराज हाँ। इसलिए ये धड़धड़ा के जो 7 सीट उनको दिया, 11 सीट पहले दी, अब 17 पे आ गए, ये दौड़ के चले गए हैं। उनकी भी हिचक कांग्रेस से ज्यादा सीट देने की इसीलिए थी कि कहीं मेरा वोट बच जाए, लेकिन अब जो है स्थिति ये है कि मिल रही है। इन दोनों में जो है परिणाम का अंतर आप भूल जाइए। जो पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो
हम भूल गए हाँ दादा, एक लाइन में जवाब मुझे दे दीजिए, ये गठबंधन 2024 की लड़ाई लड़ने उतर रहा है कि 2029 की लड़ाई लड़ने उतर नहीं, रहा मैंने है? एक बता लाइन दिया में बता दीजिए। हाँ 2029 की बात ही नहीं हो रही, ये हो रही हाँ, 24 के बाद अच्छा। की राजनीति में हमारा वजूद, यदि हमारा वोट बैंक है तो वजूद है। दूसरा, हम्म, हम क्या 24 के बाद कांग्रेस क्या मुसलमान वोट बैंक की सोल प्रोपराइटर रहेगी कि नहीं रहेगी? यदि सोल ये भी प्रोपराइटर डिसाइड होगा। रहेगी तो कांग्रेस, हाँ यस, ये कांग्रेस का है, ठीक ठीक क्योंकि उनको ये ठीक। मालूम है कि एक तगड़ा वोट बैंक ये हो, एक वोट बैंक ये जो कि अपने भी जिता नहीं सकता, लेकिन हिंदुओं हम्म, में जातिगत और ये लेफ्ट लिबरल और जिसको मैं कहता हूँ कि महामूर्ख महामर्दान विकृत हिंदुओं की एक ठीक बड़ी ठीक फौज है, उसका उनको ठीक। पूरा भरोसा है। तो ये उसके, बिल्कुल। हाँ इस पूरे उसमें नुकसान अखिलेश का ये है कि मुझको हम्म, जहां तक लगता है पूरी तरीके जो मुझको जमीन पे दिख रहा है, इसमें हम्म, जो है या मुसलमान भी वोट इनसे छिटकेगा 24 के बाद अखिलेश से, और यादव वोट जो एक बार छिटकेगा जो इनसे बिल्कुल। वो तो उसकी बीजेपी उसकी के तो पास, शुरुआत हो गई है। हाँ क्योंकि उसकी बीजेपी के पास शुरुआत जो हो गई। वोट बैंक जाता है वो हम्म, जनरेशन के लिए जाता है, ठीक बात, बिल्कुल ठीक वो बात, एक एकदम। चुनाव, और बाकी का जो है तो डिंग डोंग वाला बिल्कुल मामला। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल अंदर वही आपकी। है कि दो किलोमीटर के विवाह में 24 में कुछ नहीं मैं आ रहा हूँ निकलना और संदीप, आपकी आगे भी बात आ कुछ रहा नहीं हूँ। निकलना, क्योंकि आगे ठीक की बात आपकी, राजनीति जो है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे की राजनीति कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, राजनीति प्रिडिक्टेबल है ही नहीं, ये सारी बिल्कुल सेट नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि 2024 का मामला नहीं है, ये कहीं आगे है। और जो बाबा जी ने कहा कि ये अपने वोटों को कहीं सहेजने की जरूरत है, और मायावती जी ने इसीलिए कि भैया कांग्रेस आए अजगर की तरह, मैं आ रहा हूं संदीप जी, अजगर की तरह हमको लील के बैठ जाए तो हमारा कम से कम 16-18% का जो अपना बेस वोट है वो बना रहेगा, किसी विधानसभा चुनाव में हम आगे चल के देखेंगे। जी संदीप जी। सर एक बहुत बड़े, मैं बहुत कम समय लेके एक बहुत बड़े फैक्टर की बात करूंगा, इनकी बदतमीजी का कारण जो है इनको जल्दी मीडिया से, अटेंशन ना मिलना। जल्दी से। मीडिया अटेंशन ना मिलना, क्योंकि इनके सारे काम होते हैं या जो भी ये लोग प्लानिंग करते हैं उसमें सबसे बड़ा ये होता है कि हम क्या कहेंगे क्या करेंगे जिससे मीडिया में हमें अटेंशन मिले, और उसकी खुली शिकायत ये लोग पहले दिन यात्रा की शुरुआत से कर रहे हैं। दूसरा ये कि काशी में भी मंदिर गए, दर्शन किया, बाहर निकले, पहली बात ये कही कि हमको फोटो नहीं खींचने दिया गया अंदर, इनकी ये तकलीफ थी। तीसरी बात ये कि इनके सारा प्लानिंग, तीसरी सबसे मेन बात ये कि इनकी सारी हेडलाइन मैनेजमेंट जो है बीजेपी ने बिगाड़ दी है। जहां जहां गए वहां वहां से ऐसी बड़ी खबर आई कि इनको ये छोड़ गए, उनको वो छोड़ गए, ये जिस दिन महाराष्ट्र में घुसेंगे वहां उस दिन ये छोड़ जाएंगे। तो जो हेडलाइन मैनेजमेंट थी, घटनाएं जो है इनकी यात्रा के साथ बीजेपी ने भी सामने सामने एक एक इनके जो है पांव के नीचे जमीन खींचते गई। इनको मीडिया जी अटेंशन ना मिलना, इसलिए ये बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में बदतमीजी वाली बात चलती है और इसीलिए चर्चा में वापस आए हैं। जब ऐश्वर्या राय या किसी गंद बकी है इन्होंने, ठीक बात, तो मीडिया ठीक इस ठीक बात ठीक को अटेंशन देता है बस। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपसे मेरी शिकायत है कि आप तो उनका जो आरोप है गोदी मीडिया उसी की बात कर रहे हैं कि गोदी मीडिया बना है, इनको जो है तवज्जो नहीं दे रहा है। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपका कि मीडिया के लिए उस ये साबित हो जाता है जब ये काशी विश्वनाथ के बाद फोटो फोटो चिल्ला रहे थे। बाबा जी, आज की इस चर्चा का समापन करें, अपना कंक्लूडिंग रिमार्क जी। सर राहुल जी भारतीय राजनीति की पूनम पांडे बनने की कोशिश कर रहे हैं। पूनम पांडे बोली हाय हाय मैं तो मर गई, मुझे सर्विक्स का कैंसर हो गया। 3 दिन बाद बोले मैं तो नहीं मरी, मैं तो सर्विक्स के कैंसर का प्रचार कर रही थी। सर पूनम पांडे के जीवन की एक उपलब्धि है कि वो बोली थी कि मैं अगर वर्ल्ड कप तुम जीतोगे तो मैं कपड़ा उतार उघारा घूमूंगी स्टेडियम के अंदर। उसने उसको इस बात की कतई चिंता नहीं कि अरे तुम्हारे गंदे घिनौने शरीर को कोई देखना भी चाहता है या तुम, अरे पहले व्यूअर से पूछ लो यार, भाई अगर देखना चाहते हो तो मैं उतारूं। सर राहुल जी इस वक्त पूनम पांडे के लेवल की राजनीति कर रहा है। आई एम रियली सॉरी टू से, दर्शक क्षमा करेंगे यदि मैंने पूनम पांडे का कोई अपमान किया हो इस टिप्पणी में।
प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, और आप बिंब प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से बड़ी बड़ी बात बड़ी सहजता से कहने के धनी हैं, तो निश्चित तौर पर दर्शक बताएंगे। और आपने जब उतारने की बात की तो इस वीडियो में भी नीचे हो सकता है दर्शकों का कमेंट आए कि नहीं नहीं कोई नहीं देखना चाहेगा, ऐसे में ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होगी दर्शकों की तरफ से। तो दर्शकों, कई बार होता यह है कि बेहद गंभीर, अच्छा आप भी कंक्लूड करना चाहते हैं? जी जी, ये बहुत छोटी सी टिप्पणी लेकिन। हाँ, बाबा जी ने जो बात की उसी में से मैं आगे एक लाइन और बढ़ा देता हूँ कि बचपन से कहानी मैंने पढ़ी थी कि राजा नंगा है, कि उसको तो घूम रहा है, कपड़े पहने नहीं है, और उसको लगा कि बढ़िया कपड़े पहने, और किसी ने भीड़ में बोल दिया कि राजा नंगा है। ये कहानी उसी की है। राहुल नंगे ही नंगे चल रहे हैं, वो तो हम और आप बता दे रहे हैं कि नंगा है नंगा है। और जो वहां पर भी जो उनका जो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है इसलिए है कि दर्शकों जो वहां भीड़ आ रही है, जो देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया से में सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया उनकी, अरे हुआ है, ये तो नंगा है, उसका फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन है और बिल्कुल वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा, सो कॉल्ड न्याय यात्रा, अब पता नहीं उसको अस्तित्व यात्रा कहिए या पार्टी बचाओ यात्रा कहिए, हालांकि पार्टी बच भी नहीं रही है। दर्शक इस बात का संज्ञान लेंगे आज की इस चर्चा के बाद कि वाकई यह देखा जा रहा है और देखा जाना चाहिए और देखते रहना होगा कि किस तरह से भाषाई मर्यादा को तार तार कर रहे हैं राहुल गांधी। अब उनका घमंड है कि उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये राहुल गांधी जाने, उनकी पार्टी जाने, उनके साथ के लोग जाने, जो वहां पे वामपंथी गिरोह उनके साथ लगा हुआ है। तो भारतीय राजनीति में पूनम पांडे बन रहे हैं राहुल गांधी। इस टेक के साथ दर्शकों आज की इस चर्चा का समापन करने की आज्ञा दीजिए। पुष्कर सर, आपको, बाबा जी, संदीप जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों हम सभी को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। जय राम राम।